हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा 5 to 6 ओवररेटेड स्टॉक्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रन अप कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके तरफ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस ये है कि ट्रैप होने का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। आने वाले दिनों में जब भी ये मार्केट में जब करेक्शन होगा तो ये सबसे ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे डी रेटिंग का भी चांसेस बन सकता है इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को लग रहा है, बट ये एक ट्रैप सिचुएशन में ये है, मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मैं इसको अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन से वो सेक्टर हैं और कौन से वो सेक्टर में वो जो स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ओवर हीटेड हो चुके हैं, वहाँ से इग्नोरेंस होना चाहिए रिटेलर को। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा, और चलिए उसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं और क्या सोचना चाहिए इन्वेस्टिंग के टाइम पे। तो सबसे पहला सेक्टर है ईएमएस सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा वजिंग सेक्टर है अभी के टाइम पे, क्योंकि इंडिया में मेड इन इंडिया का जो पूरा हाइप क्रिएट किया गया है, तो उसको लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है कि मार्केट में रिटेलर का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो भी स्टॉक्स मिल रहा है उनको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ देंगे, तो इस तरीके से वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक गलत अप्रोच वहाँ से उनका काफ़ी ज़्यादा बिल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको रोकना होगा और इस चीज़ को आपको समझना होगा आगे किस तरीके से रीडिंग करते हैं और किस तरीके से चार्ट बैलेंस शीट और क्या मायने रखता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स हम लोग देखते हैं ईएमएस सेक्टर में, और ये है आपके सामने केनस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये चीज़ है कि ये स्टॉक्स अभी भी 150 के अप्रॉक्स में पी इसका चला गया। 150 150 टाइम्स अर्निंग है के टाइम्स में चला गया ये। मतलब आपको 150% का अगर ग्रोथ कर सकते हैं तो फिर जा कर के आपको वहाँ पर रनअप मिलेगा और कंटिन्यू आएगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो हो नहीं सकता है कि यहाँ पे 150% का 100% का ग्रोथ आ जाए। यहाँ पे चलो भैया 60-70% का भी ग्रोथ आ जाए तो आप तो सारा सेक्टर को ही आप खा जाएंगे, पूरा जो इंडस्ट्री है उसको खा जाएंगे आप। एक सिंगल कंपनी जब इस तरीके का आप अगर सस्टेन करिएगा इस तरीके का ग्रोथ, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल वे में। तो इस तरीके से ये इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है केनस टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर में मार्जिन का जो है डिस्ट्रॉय काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मार्जिन इतना ज़्यादा इरोड हो सकता है आने वाले टाइम में, ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कुछ है ही नहीं ये कैपेसिटी मार्जिन के लिए। क्योंकि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, एलजी है, सैमसंग है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इनका सीधा सा काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो भी प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, तो सभी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं और एक छोटा सा मार्जिन रखते हैं उसके बीच में। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इस इंडस्ट्री का ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, तो जो मेन जो कंपनी जो इनको टेंडर देती है, जो एलजी है, सैमसंग है, लाइक मतलब और भी ज़्यादा जो कंपनी है, तो वो लोग का पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ये डिस्बर्स करती है इन लोगों को। तो 5 to 6 मंथ का पेमेंट पीरियड रहता है प्रोडक्शन के बाद। तो सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में इशू हो सकता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। तो ये मैंने आपको दो इशू मैंने बताया जिससे कि मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा इरोड हो सकता है। क्योंकि जो भी है कंपनी है, 4 से 5 कंपनी 6 कंपनी सबसे वो अपना कोटेशन लेती है, और उसमें जो भी लो मैन्युफैक्चरर कॉस्टिंग जो होता है जिनका, उनसे ही बनवाती है। यहाँ पे कोई लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं है कि आपके पास वो ब्रांड से ही बनवाना है, मुझे डिक्सन से ही बनवाना है, सिरमा से ही बनवाना है। जिनसे आपका लो कॉस्ट पड़ेगा आप उनसे ही बनवाएंगे, क्योंकि आगे आपको कम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये एक सबसे बड़ा एक ट्रिगर है इस इंडस्ट्री में मार्जिन को लेकर के। तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा, अपना कॉल लेना होगा। और आर ओ सी भी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में नहीं दिख रहा है आपको, जैसे कि देख रहे हैं 15% है आर और 20% आर है, जो कि 15% चलिए नॉर्मल आर है, बट यहाँ पे मार्जिन नहीं सस्टेन कर सकता है। आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखिए, जैसा कि आपके पास 12% का इबिटा मार्जिन आपके सामने दिख रहा है, 12 से 14% है केनेस का। और अगर आपको 150 पे आपको रहना है, ट्रेड करना है, आपको वहाँ पे वैल्यूएशन अगर
कंटिन्यू सस्टेन करना है तो आप सोचिए कि किस लेवल का ग्रोथ होना चाहिए ताकि आप सस्टेन कर पाएंगे। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का ग्रोथ 45% का है, तो डेट इज़ नॉट सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर रिटेल को अगर लगता है कि यहाँ पे पैसा बन सकता है तो फिर आप लोग को देखना चाहिए, फिर अदरवाइज इसको आपको नोटिस करना होगा कि इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो फिर कैसे इनिशियल स्टेज में, जब ओवर वैल्यूड स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे आगे ग्रोथ करेगा। नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स भी आप देख सकते हैं अभी 1 लाख के अप्रोच में पहुंचने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से देखिए कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ विद इन 1 ईयर। ये ग्रोथ आ रहा है इन्वेस्टर का नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर में, पब्लिक में। तो ये सभी चीज़ें हैं केनेस में, जैसा कि अभी है कि इनके पास सेमीकंडक्टर का आगे एक प्लांट लगाएंगे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ये पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में लगेंगे। सही बात है, इनका प्रोडक्शन चीज़, इनका जो कॉन्सेप्ट है आईओटी सॉल्यूशन है, ये सब कुछ सही है, बट इनका वैल्यूएशन सही नहीं है। बस मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं कंपनी के फंडामेंटल के जो काम पे है उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये वैल्यूएशन इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी रनअप कर चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये रनिंग कर चुका है, पिछले लास्ट 1 ईयर के अकॉर्डिंग में 3 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी प्राइस। तो ये मेरे को सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो ये सेकंड स्टॉक आपके सामने डिक्सन है 120 के पी पे, इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है। मार्जिन आपके सामने है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओनली 4 to 5% का मार्जिन है। अगर थोड़ा सा भी कंपटीशन यहाँ पे आया, मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन आया तो सिर्फ ये वॉल्यूम पे ही खेल पाएंगे। अगर मार्जिन इनको कम देंगे तो फिर आप सोचिए कि उसी अकॉर्डिंग एपीएस भी इंक्रीज़ करेगा। तो जिस रेशियो में ईपीएस इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते 120 की पी पे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, काफ़ी रनअप इनको मिल चुका है मार्केट में, इतना ज़्यादा ओवर रेटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे कैसे ट्रैप करेंगे ये जब मार्केट में जब करेक्शन आएगा। तो ये इस चीज़ को मेरे को दिखाना था। लास्ट देखिए आपको थर्ड वन 80 का पी, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ये भी ईएमएस इंडस्ट्री में है, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। इनका भी आरओई 11%, कुछ खास नहीं है। और इनका भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखिए मार्जिन आपको मैं दिखाता हूँ, 16%, 11%, 9%, 7%। कैसे मार्जिन इरोड हो रहा है, कैसे यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है, मार्जिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को मैं ये बता रहा हूँ, वॉल्यूम आपका ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रो कर रहा है, बट ये मार्जिन इरोड हो रहा है। मार्जिन इरोड होने से क्या हुआ कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रो किया, सेल्स ग्रो किया। तो फिर यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है पूरे सेक्टर में। सिरमा में भी देखा कि आपने जैसा 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। एवेलॉन में भी 80 के अप्रॉक्स में पी है। एवेलॉन में भी सेम केस है, ये मार्जिन इरोड का चल रहा है, 10%, 12%, 12%, 9%। इस अभी लास्ट क्वार्टर का जो मार्जिन आप देखिए आपके सामने है, पिछले 2-3 क्वार्टर का मार्जिन किस तरीके से इरोड हुआ है। तो इस चीज़ को मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा ये वैल्यूएशन, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। यहाँ से रिटेलर ट्रैप होने ही वाले हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है। अब देखिए कि अब रेलवे में जैसा कि अभी कुछ महीने में कैसा हाइप क्रिएट हुआ, जब आईआरएफसी जैसा स्टॉक इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड 4 टाइम्स पे अगर ट्रेड करेगा, अच्छे एनबीएफसी, अच्छे बैंक यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं 4 टाइम्स पे, और जो कि बैंक जो कि इसका लोन बुक है 6 से 8%, 6% से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला है इसका जो भी है प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब 6 से 8% पे कंपनी जब ग्रो करेगी तो आप सोच सकते हैं कि ये 4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू सस्टेनेबल ही नहीं है। आपको एचडीएफसी को देखना चाहिए, आईसीआईसी को देखिए, इंडसइंड बैंक को देखिए। तो इतने अच्छे जो बैंक है, बजाज फाइनेंस को देखिए, जब ये उनके कंपटीटर बन जाएंगे और उनका जब लोन बुक ग्रोथ इतना अच्छा है और इनका इतना कम है, तो फिर कैसे ये सस्टेन करेंगे इस वैल्यूएशन पे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू पे रेलवे में भी आपको देखिए कितना ज़्यादा फोर्थ है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो आईआरएफसी रेलवे सेक्टर में मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, काफ़ी रनअप को ऑलरेडी हो चुका है ये मार्केट में, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये नॉट सस्टेनेबल है। और रेलवे का दूसरा है देखिए रेल विकास निगम,
RVNL के पास ये ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक के बेसिस पे लोगों ने इसमें जमकर बाई किया और उस बाइंग को एकदम हाइप क्रिएट किया, जिससे कि प्राइस में बूम हो गया लास्ट 1 ईयर में। आपके सामने है किस तरीके से मार्केट में इसके प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ। तो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये 34 के पी पे है और इसको सस्टेन नहीं हो सकता है कुछ हद तक। तो इसका मैं नहीं कह सकता हूँ RVNL का, बट हाँ ये 34 का पी भी यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें ग्रोथ उतना है ही नहीं। IRFC में क्यों नहीं ग्रोथ है? क्योंकि ऑलरेडी जो भी रेलवे के एंटिटीज़ हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। जब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, उनके पास कैश ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर वो लोन के लिए क्यों जाएंगे? अपना कैश का भी तो यूज करेंगे ना। तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि IRFC काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है पूरे रेलवे सेक्टर में। जब अगर कोई असल में ओवर वैल्यूड है तो IRFC इज़ ओवर वैल्यूड, द मोस्ट ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो आपको ये देखना पड़ेगा। आपको ये मैंने आपके सामने 2 सेक्टर से 6 स्टॉक्स टोटल मैंने आपके सामने आज रखा है। आप इसको स्टडी कीजिए और अपने स्टडी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इनिशियल वैल्यूएशन अगर इतना ज़्यादा हाई होगा और तो फिर मुश्किल है यहाँ से पैसा बनना। फिर तो यहीं से रिटेल ट्रैप होते हैं और फिर मार्केट में ब्लेम करते हैं मार्केट को। तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगा तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।